दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या छोड़ भये पनघट पे मोहे नटखट शाम। बीते ज़माने की एक ग्लैमरस, हॉट, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जो मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती का परचम लहराया। दम मारो दम, मिट जाए हम। 70s और 80s के दशक की वो अदाकारा जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक फैशनेबल, सेक्सी एक्ट्रेस की पहचान बनाई और लाखों दिलों पर राज किया। चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर धूम मचाने वाली इस बोल्ड एक्ट्रेस को एक जाने माने अभिनेता और निर्माता निर्देशक ने सरेआम इतना पीटा था कि वो खून से लथपथ हो गई थीं। आज उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, कल किसी और की करेगा, और हम बदनामी के डर से उसे मनमानी करने देंगे? क्या आपको पता है कि उस जालिम शख्स द्वारा बेरहमी से पीटने की वजह से इस अदाकारा की एक आंख हमेशा के लिए डैमेज हो गई, शरीर की कई हड्डियां टूट गईं और उनका चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया। रमेश गुप्ता को अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए, जिससे वो किसी और की जिंदगी खराब न कर सके। कुछ लोग इस लकीर को मिटाकर जंगली बन जाते हैं। ऐसे जानवरों को पिंजरे में बंद कर देना बहुत जरूरी है। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस घटना से वो इतने सदमे में आ गई थीं कि लंबे समय तक उन्हें एंटी डिप्रेशन दवाइयां खानी पड़ी थीं और इसके बाद उनका करियर खत्म हो गया। मैं मुस्कुराना भूल गई हूँ, अब कभी नहीं मुस्कुरा सकती, कभी नहीं। तो कौन था वो शख्स जिसने इनके साथ ऐसी घिनौनी हरकत की थी? क्या थी उसकी इस वहशियत की वजह और क्या था उस शख्स का इस अभिनेत्री से रिश्ता? मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा। बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात। दोस्तों, आज हम जिस अदाकारा की जिंदगी का ये किस्सा बताने जा रहे हैं वो हैं जीनत अमान। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला। जीनत की जिंदगी में तूफान लाने वाली उस घटना के बारे में आपको विस्तार से बताएं उससे पहले चलिए आपको बताती हूँ कि कौन थी जीनत और कैसे शुरू हुआ था उनका फिल्मी सफर। फूलों का, तारों का, सबका कहना है जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को महाराष्ट्र के बॉम्बे यानी अब के मुंबई में हुआ था। उनके पिता अमानुल्लाह खान जाने माने पटकथा लेखक थे और मां का नाम सिंधा खान था। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा। जब जीनत 13 साल की थी तब उनके पिता का साया सर से उठ गया। जीनत की स्कूलिंग मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से हुई और फिर लॉस एंजल्स के साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। भारत लौटने के बाद 1970 में उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। जीनत ने अपने करियर की शुरुआत ओपी रल्हान की फिल्म हलचल से की और फिर फिल्म हंगामा में काम किया, लेकिन दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गईं। सही मायने में उन्हें सफलता मिली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से और फिर जीनत अमान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। डॉन, इंसाफ का तराजू, सत्यम शिवम सुंदरम और कुर्बानी से उन्होंने अभिनय की ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम। दोस्तों, आज हम जिस इंसिडेंट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं इसकी शुरुआत हुई थी फिल्म अब्दुल्ला से। यही वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान इसके अभिनेता संजय खान को जीनत से प्यार हो गया। हम तुम्हें चाहते हैं से। संजय खान पहले से ही एक शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी थे, लेकिन इस फिल्म के दौरान दोनों काफी करीब आ गए। भीगा बदन जलने लगा, मौसम बदलने लगा।
हालांकि तब जीनत अमान के ज़्यादातर करीबियों का ये कहना था कि संजय खान, जो कि एक फ्लॉप एक्टर थे, वो सुपरहिट एक्ट्रेस जीनत अमान को बस इस्तेमाल कर रहे हैं और बाद में उन्हें दूध की मक्खी की तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेंगे। लेकिन जीनत इश्क में सब कुछ भुला बैठी थी। मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा हर जगह। संजय खान और जीनत अमान का ये इश्क 1 साल तक भरपूर चला। इस 1 साल में अब्दुल्ला की शूटिंग खत्म हुई और उसके बाद जीनत अमान अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए लोनावला पहुंच गईं। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीनत की इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे B.R. चोपड़ा। फिल्म थी इंसाफ का तराजू। हजार ख्वाब हकीकत का रूप ले। ये 3 नवंबर 1979 की बात है, जब करीब शाम 4:30 बजे जीनत अमान लोनावला में इंसाफ का तराजू फिल्म की शूटिंग कर रही थी। वो शॉट दे रही थी, तभी मुंबई से जीनत के लिए संजय खान का एक ट्रंक कॉल आया। जीनत फ़ोन रिसीव करने गई तो संजय खान ने उनसे कहा कि अब्दुल्ला फिल्म के लिए कुछ शॉट्स दोबारा लेने हैं और इस वजह से उन्हें अभी 4 दिन जीनत अमान की डेट्स चाहिए, जिसके लिए उन्हें दोबारा जैसलमेर चलना होगा, जहां अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग हुई थी। जीनत अमान ने संजय खान को ये समझाने की कोशिश की कि फ़िलहाल तो वो सारी डेट्स ऑलरेडी B.R. चोपड़ा को दे चुकी हैं, क्योंकि अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और तभी उन्होंने चोपड़ा साहब को डेट्स दिए। सारा यूनिट भी इसके लिए पहले से ही लोनावला में मौजूद है और इसलिए सबको इस तरह छोड़कर वो अचानक बीच से गायब नहीं हो सकती हैं। ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल होगा। बताते हैं कि संजय खान ये सुनकर भड़क उठे और उन्होंने जीनत से कहा कि इंसाफ का तराजू फिल्म की शूटिंग का तो बस बहाना है और लोनावला में तुम B.R. चोपड़ा के साथ रंगरेलियां मना रही हो। जीनत अमान ये सुनकर फ़ोन पर ही रोने लगी और उन्होंने संजय खान से ये कहा कि तुम मेरे लिए इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। पर संजय ने उनकी एक न सुनी। वो फ़ोन पर चिल्लाए जा रहे थे और आरोपों की झड़ी लगा दी। आखिरकार जीनत अमान ने रोते हुए फ़ोन रख दिया। लोग औरत को फकत जिस्म समझ। इसके बाद रोती हुई हालत में ही जीनत B.R. चोपड़ा के पास गई और उनसे कहा कि संजय बहुत नाराज़ हैं और अगर आप इजाज़त दें तो मैं मुंबई तक जाना चाहती हूँ। मैं संजय से बात करके जल्द ही वापस लौट आऊँगी। बता दें कि लोनावला और बॉम्बे के बीच में करीब 100 किलोमीटर की दूरी है और पहले जब हाईवे नहीं था तो इस दूरी को तय करने में तकरीबन 5 घंटे लगते थे। चोपड़ा साहब को भी लगा कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी, सो जाने की हामी भर दी। उन्होंने कहा, जाओ, जाके मैटर सॉल्व करके जल्दी वापस आ जाओ। लेकिन इस समय भला किसी को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं थक गई हूँ, जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मौत ही मेरा सहारा है, मुझे मर जाने दीजिए। बताते हैं कि तब जीनत अपनी हेयर ड्रेसर फ्लोरी के साथ लोनावला से बॉम्बे के लिए निकल पड़ी। अब उस समय आज की तरह मोबाइल फोन का जमाना तो था नहीं, सो संजय खान से संपर्क नहीं हो पाया और ऐसे में संजय खान से डेट्स पर बात करने और उनकी गलतफहमी दूर करने के मकसद से वो पहले पहुंची संजय खान के घर। लेकिन पता चला कि संजय अपने घर पर मौजूद नहीं हैं। वहां उन्हें बताया गया कि वो बॉम्बे के एक 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहे हैं। तो जीनत ने सोचा कि वो जब संजय से मिलने के लिए यहाँ तक आई हैं तो होटल भी चली चलें और उनसे वहीं पर मुलाकात कर लें। जीनत उस 5 स्टार होटल पहुंची और रिसेप्शन से पता करके फाइनली संजय खान से मिली, जो उस होटल के एक प्राइवेट स्वीट में पार्टी कर रहे थे। बताया जाता है कि जीनत अमान को उस जगह पर देखकर संजय खान आग बबूला हो गए और कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ क्यों आई हो। वहां पर संजय खान की पत्नी जरीन खान भी मौजूद थी और पार्टी करने वाले कई फिल्मी सोशल सर्कल की मशहूर नामचीन हस्तियां भी थीं। उस प्राइवेट स्वीट में उस दिन शराब की जैसे नदियां बह रही थीं और संजय खान भी उसमें गोते लगाए हुए थे। जीनत ने कायदे से ये कहा कि संजय, मैं ज़रा अकेले में तुमसे बात करना चाहती हूँ, फिर जल्द ही मैं चली जाऊंगी, तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी। तुम उन्हें नहीं जानती सुरेश, किसी की जान ले लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो जान ले सकता है तो दूसरा भी कोई ले सकता है। संजय खान, जो नशे में धुत थे, वो जीनत अमान के साथ बगल के एक कमरे में गए। जीनत ने सोचा कि बात करके सब क्लियर कर दूंगी और फिर अपने शूट लोनावला वापस चली जाऊंगी। लेकिन पता नहीं बस चंद मिनटों में ऐसी क्या बात हुई कि जीनत अमान के चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर आने लग गई। उनकी इस आवाज़ को सुनकर कमरे के बाहर खड़ी उनकी हेयर ड्रेसर फ्लोरी कमरे की तरफ दौड़ी। बताते हैं कि तब फ्लोरी ने जो देखा वो आंखों के यकीन करने के लायक नहीं था। What do you want? मैडम, आपकी शक्ल जितनी अच्छी है
दिमाग उतना ही खराब है। पहले तो वो सन्न रह गए कि ये क्या हो रहा है। दरअसल संजय खान कमरे में जीनत अमान पर लात, घूसे, जूते सब चला रहे थे। जो भी सामान सामने मिल रहा था सबका इस्तेमाल कर संजय खान जानवरों की तरह बस पीटते जा रहे थे। फ्लोरी ने जीनत को बचाने की कोशिश की तो हैवान बने संजय खान ने उन्हें भी धक्का दे दिया। हालात बेकाबू होता देख फ्लोरी भागते हुए बाहर पार्टी हॉल में गई और वहां मौजूद लोगों से जीनत को बचाने की मन्नतें करने लगी। लेकिन आश्चर्य और शर्म की बात है कि ये सभ्य समाज के एलीट क्लास उन लोगों में से कोई भी आगे नहीं आया और जीनत की चीख को सुनते हुए भी जैसे कानों में रुई डाल ली। बताते हैं कि करीब 5 से 10 मिनट तक ये तमाशा चलता रहा। फिर फ्लोरी हेयर ड्रेसर दौड़ती हुई होटल के गार्ड्स के पास गई और उनसे जीनत को बचाने के लिए मदद मांगी। फिर कुछ गार्ड्स और होटल स्टाफ ने जाकर संजय खान को रोका और जीनत को उस कमरे से बाहर निकाला। जीनत अमान का चेहरा तब तक पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उनके जबड़े की हड्डी टूट चुकी थी, उनकी दाहिनी आंख में गहरी चोट आई थी और उससे बेतहाशा खून बह रहा था। उनके मुंह से भी खून निकल रहा था और वो अधमरी सी आंसुओं में पूरी तरह से सनी हुई थी। इस घटना के बाद 8 दिनों तक जीनत हॉस्पिटल में बेड पर पड़ी रहीं, दर्द में तड़पती रहीं, कराहती रहीं। वहाँ उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ए मस्सा, जो कि बॉम्बे के जाने माने डॉक्टर थे और जीनत के फैमिली डॉक्टर भी थे, उन्होंने जीनत अमान को दिन में 3-3 बार एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी दिए, क्योंकि तब जीनत अमान इतने शॉक में थी कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताती चलूं कि ये कोई सुनी सुनाई जाने वाली कहानी भर नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हुए कई प्रूफ भी मौजूद हैं। जीनत अमान का इलाज कर रहे डॉक्टर का स्टेटमेंट और सिने ब्लिट्स मैगजीन में छपी खबर आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएंगे। डॉक्टर मस्सा के स्टेटमेंट के मुताबिक संजय खान इस इंसिडेंट के दूसरे दिन जीनत अमान से मिलने पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर ने संजय खान को वहां से भगा दिया। डॉक्टर मस्सा ने एक और बात बताई कि कुछ महीने पहले भी संजय खान ने जीनत अमान को बहुत बुरी तरह मारा था और उस समय जीनत अमान की रिब्स में चोट लगी थी और डॉक्टर ने जीनत को ये एडवाइस किया था कि वो एक्सरे करा लें, क्योंकि उन्हें ये शक था कि जीनत अमान की रिब्स टूट गई थी। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई लवर्स स्टिफ या 2 लोगों के बीच में कोई कहा सुनी हो गई थी या एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक हस्बैंड और वाइफ के बीच का वायलेंस था, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी के ऊपर सारी हदें लांघकर अत्याचार किया था, इस हद तक कि उसकी जान भी जा सकती थी। अब आप कहेंगे कि ये हस्बैंड वाइफ कैसे हो गए, तो इस इंसिडेंट के बाद में पता चला कि संजय खान ने जीनत अमान से जैसलमेर में निकाह कर लिया था। पता चला कि 30 दिसंबर 1978 को संजय खान ने जीनत अमान से निकाह किया था, जिसके 2 गवाह भी थे। ये घटना 3 नवंबर 1979 की है और इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद 30 नवंबर 1979 को जीनत अमान और संजय खान का डिवोर्स हो गया। इस घटना के सामने आने के बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि जीनत को एक शादीशुदा 3 बच्चों के पिता के साथ कोई रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए था। तो उसमें यही कहा जा सकता है कि ये एक और बहस का मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन इस बात से किसी को भी इस चीज़ की छूट नहीं मिल सकती कि किसी औरत के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार करे। इस घटना को आज भी जो सुनता है या इस पर बात करता है वो यही कहता है कि लानत है ऐसी मर्दानगी पर, जब किसी मर्द को, किसी प्रेमी या पति को एक औरत पर अपना फिजिकल पावर दिखाना पड़े, और लानत है उन लोगों पर भी जो इस तरह की घटना को सामने होता देख भी खामोश खड़े रहें। ये मार इतनी दर्दनाक थी कि जीनत अमान की एक आंख पर उसके निशान आज भी दिखते हैं और तब इसका उनके करियर पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ा। बताते हैं कि तब जीनत अमान के करीबियों और कई और लोगों द्वारा ये सलाह दी गई थी कि वो इस घटना को पुलिस में रिपोर्ट करें, लेकिन जीनत अमान ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो संजय खान से बहुत प्यार करती थीं और वो अब भी ऐसा नहीं करना चाहती। जाहिर है ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जीनत ने ऐसा कर तमाम लड़कियों के लिए गलत मिसाल पेश की और जुर्म को सहकर उसे और बढ़ावा दिया। जीनत अमान बॉलीवुड का जाना माना नाम थी। वो एक सशक्त महिला थी जिनके पास पैसे या किसी और चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। वो अपने साथ हुई इस ज्यादती के खिलाफ आवाज़ उठा सकती थी और संजय खान को उनके किए की सज़ा दिलवा सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने खामोशी का रास्ता चुना और हमेशा के लिए एक गलत मिसाल पेश की। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस इंसिडेंट का जिक्र खुद संजय खान ने भी अपनी बायोग्राफी द बिग मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ में किया था। तो दोस्तों, आप आज के इस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा वो भी लिखिएगा।
तो चलिए कुछ और नई जानकारियों और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल अपनी होस्ट वेदिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।